मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे आइलैंड को दिखाने से जिस आइलैंड पर मॉन्स्टर्स का कब्जा था। दुनिया भर के शिकारी इस आइलैंड पर उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए आते हैं, लेकिन अब तक कोई भी उन मॉन्स्टर्स में से किसी एक मॉन्स्टर को भी मार नहीं पाया। आज भी हर बार की तरह 5 ट्रेंड शिकारी मॉन्स्टर्स का शिकार करने उस आइलैंड पर आए थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनको दरख्तों और जमीन पर पड़े हुए इंसानों के कंकाल मिलने लगे, जिसे देखकर उन्हें ये तो समझ आ गई कि अगर एक पल की भी गफलत की तो वो सब अपनी जान से जाएंगे। उन सब के लीडर का नाम कर्नल ओरम था। उन 5 में से एक फोटोग्राफर होता है जो बेसिकली शिकारी तो नहीं था, लेकिन बाकी 4 शिकारियों ने उसे अपने साथ आइलैंड पर मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए की फोटोज खींचने के लिए बुलाया होता है। उस फोटोग्राफर का नाम प्रेस्ली था, एक एशियन लड़की जिसका नाम किमिको और उसके साथ एक ब्रिटिश लड़की जिसका नाम जेना था। बाकी में बचा एक एडगर नाम का 50 साल का आदमी जो उन सब में सबसे ज्यादा गुस्से का तेज था। हम देखते हैं प्रेस्ली को जिसने दूर ही खड़े एक अजीब तरह के बंदर की फोटो खींचने चाहिए। वो जैसे ही अपने कैमरे का जूम करता है तो वहाँ पर से वो बंदर गायब हो गया। उसे जरा सा शक हुआ कि शायद ये वही मॉन्स्टर हो सकते हैं जिस मॉन्स्टर का शिकार करने ये लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए वो काफी ज्यादा सोच विचार में पड़ जाता है। जल्द ही उसे पता चला कि वो बाकी सब से पीछे और अलग छूट चुका है। उसने यहाँ वहाँ देखकर उन सभी को आवाज लगाना शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। डर के मारे उसने जंगल में एक दिशा की ओर भागना शुरू कर दिया और भागते भागते अचानक से वो नीचे गिर जाता है। उसने जैसे ही अपने आप को संभाला तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसके सामने ही एक सोल्जर बड़ी बुरी तरह चीर फाड़ किया हुआ पड़ा था, जिसे देखकर प्रेस्ली के तो मानो होश ही उड़ गए। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कि बाकी के सभी 4 ने वक्त रहते प्रेस्ली को ढूंढ लिया। फिर कर्नल ओरम प्रेस्ली को कहते हैं, मैं अब दूसरी मर्तबा किसी को नहीं कहूंगा, सब लोग साथ रहे और सब लोग अपनी आंखें खुली रखना। इसके बाद कर्नल ओरम उन सबको अपने पीछे चलने का कहते हैं। कर्नल आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें एक बहुत बड़े घर के सामने ले आए। कर्नल ने जेना को बोला, अपने साथ किमिको और प्रेस्ली को ले जाओ और घर के चारों तरफ तलाशी लो। देखो, अगर कोई खतरा नजर आए तो तुरंत ही मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देना। इतना कहते ही खुद कर्नल और एडगर दोनों बड़ी सावधानी से घर के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी, मगर उनको वहाँ पर भी कुछ खतरनाक नजर नहीं आता। उनको इस चीज का तो अंदाजा हो गया था कि मॉन्स्टर्स इस घर पर भी अटैक कर सकते हैं। इसीलिए जो इस घर के अंदर रहते थे उन्होंने पहले से ही खिड़कियों पर बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा रखी। यहाँ किमिको घर की अंदर से तलाशी लेने लगी। बातों ही बातों में प्रेस्ली कर्नल को बोलता है, देखो कर्नल, मुझे नहीं लगता कि हम उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार पाएंगे। इसलिए अगर हमसे कोई अनहोनी हो गई या वो मॉन्स्टर हम पे हावी पड़ा तो बताओ हम क्या करेंगे। ये सुनते ही कर्नल ओरम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने आज तक कभी भी हारना नहीं सीखा। इसके तुरंत बाद ही कर्नल ने उस घर में से कुछ जरूरी सामान उठाया और बाकी सबको अपने साथ चलने का बोला। और आज वो रात होने से पहले उस मॉन्स्टर का शिकार करने वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मॉन्स्टर का कुछ अता पता नहीं था। यहाँ वो जैसे जैसे करके तलाशी ले रहे थे तभी उन्हें पीछे से एक आदमी की आवाज आई। सब लोग काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन सबको कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह अपने ग्रुप के साथ आया था। तुम लोग तो सिर्फ 3 हो, लेकिन हम पूरे 40 लोग थे और मैं सिर्फ अकेला जिंदा बचा हूँ। और देखना, मैं ही बाकी के बचे हुए मॉन्स्टर्स को जान से मारूंगा। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसने अभी तक अपनी आंखों से मॉन्स्टर को नहीं देखा था। इतना कहते ही वो उन तीनों को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कर्नल ओरम ने बाकी दोनों को अपने साथ सावधान रहने का बोला। यहाँ हम देखते हैं उसी आदमी को जिसे दूर ही जंगल में से किसी भयानक चीज की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते जैसे ही जंगल के एक किनारे में पहुंचा तो तभी उसे कुछ पेड़ों के दूसरी ओर से आवाजें आना शुरू हो गई। उसे लगा शायद यही मॉन्स्टर है, इसीलिए वो बहुत अलर्ट हो जाता है, लेकिन उसे मॉन्स्टर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। मगर अगले ही पल एक ही झटके में मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया और उसको चीर फाड़ करके जान से मार डाला। यहाँ हम देखते हैं कर्नल ओरम और उसकी टीम को, जिन्होंने मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए जगह जगह पर ट्रैप लगा दिए थे। जहाँ घर में मौजूद प्रेस्ली सबके लिए खाना बना रहा होता है और बाहर निगरानी करने के लिए जेना यहाँ वहाँ घूम रही थी। बहुत जल्द रात होने वाली है, इसलिए कर्नल ओरम ने किमिको और एडगर को जरूरत का सामान उठाकर वापस घर में जाने का बोला। और यहाँ कर्नल रात को अकेले ही छुपकर उस मॉन्स्टर पर नजर रखने वाले थे। हमने देखा कि वो मॉन्स्टर काफी दूरी से कर्नल को देख रहा है और कर्नल भी मॉन्स्टर को पहली मर्तबा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। यहाँ हमने देखा किमिको और एडगर को जो घर के बहुत करीब थे, मगर किमिको तुरंत ही डर जाती है क्योंकि बहुत ही दूर झाड़ियों में मॉन्स्टर उन्हीं पर अटैक करने वाला था। और दोस्तों, उन दोनों को हमला करने का मौका मिलता है इससे पहले ही मॉन्स्टर ने एडगर पर अटैक कर दिया। तभी वहाँ पर भागती भागती जेना आई, जिसने आग की मदद से उस मॉन्स्टर को डरा कर वहाँ से भगा दिया। यहाँ हम देखते हैं उस एशियन लड़के
प्रेस्ली को, जो घर के पास ही मौजूद एक टावर पर बैठा हुआ उन सब की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। किमिको और जेना दोनों ही एडगर को घर में तो ले आए, लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर जोर जोर से दरवाजे को पटक रहा था और फिर अचानक से मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमने देखा एडगर को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी टांग में बहुत बड़ा जख्म हो रखा था और जल्द ही अगर उसे मेडिकल किट और मेडिकल सप्लाई ना दी गई तो उसकी जान भी जा सकती है। जेना ने तुरंत ही रेडियो के जरिए कर्नल ओरम को वापस घर में आने का बोला। कर्नल ओरम जेना को बोलते हैं, मैं मॉन्स्टर को पकड़ने के बहुत ही करीब हूँ। लेकिन जेना ने कहा, मॉन्स्टर तो हमारे पास था, आप जल्दी से वापस आ जाइए वरना एडगर नहीं बचेगा। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में कर्नल ओरम ने देखा कि उसके करीब ही बिना कर्नल को भनक लगे मॉन्स्टर उसे देख रहा है। जैसे ही कर्नल को अंदाजा हुआ तो कर्नल ने तुरंत ही अपना चाकू निकालकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस मॉन्स्टर को जरा सा भी असर नहीं होता। इतना कम नहीं था कि कर्नल ओरम का पांव उसके ही लगाए हुए ट्रैप पर आ जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर ने कर्नल को उठाया और उसके शरीर में से दिल को जिंदा ही बाहर निकाल लिया, जिससे कर्नल तड़प तड़प कर मारा जाता है। कर्नल की चीखों पुकार घर में मौजूद जेना और किमिको भी सुन रहे थे, जिस वजह से किमिको को मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जेना ने उसे फिलहाल के लिए शांत रहने का बोला और कहा, सुबह होते ही हम वापस मदद बुलाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं प्रेस्ली को, जो अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर लकड़ी के टावर पर बैठा होता है। किमिको ने प्रेस्ली को चुपचाप वहीं पर बैठकर रात गुजारने का कहा, लेकिन इतने में ही उन दोनों पर घर के चारों तरफ से वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। जेना ने तुरंत ही अपनी गन उठाई और जहाँ कहीं भी उसे मॉन्स्टर के होने का अंदाजा होता तो वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। उसने मॉन्स्टर को 3 गोलियां मारी, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी उसी तरह ताकतवर था। लेकिन फिर अगले ही पल मॉन्स्टर अचानक से शांत हो जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मॉन्स्टर यहाँ पर है या वापस जंगल में चला गया, मगर तुरंत ही मॉन्स्टर ने एक आदमी के कटे हुए सर को खिड़की से अंदर फेंक दिया, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब जेना की गोलियां भी खत्म हो रही थी, इसीलिए वो सब लोग मॉन्स्टर पर वार करने की बजाय एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ने जेना पर अपने हाथ से वार कर दिया और जेना बेचारी काफी ज्यादा तड़पने लगी। जेना की ये हालत देखकर किमिको ने एक रॉड को उस मॉन्स्टर के हाथ में घुसा दिया, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अब तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। काफी देर जब कुछ भी हलचल ना हुई तो प्रेस्ली ने देखा कि वो मॉन्स्टर अभी भी उनके घर के पास ही है, मगर प्रेस्ली की बुरी किस्मत कि वो मॉन्स्टर अब प्रेस्ली को देखकर उसी की ओर आने लगा। एडगर ने प्रेस्ली को कहा, जल्दी से अपनी गन को लोड करो और उस पर जल्दी से गोलियां चलाओ। जैसा एडगर ने बोला, प्रेस्ली ने ठीक वैसा ही किया और अपनी पूरी मैगजीन उस कमीने मॉन्स्टर पर खाली कर दी। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी टस से मस नहीं हुआ और उस मॉन्स्टर ने ऊपर आकर प्रेस्ली के चीथड़े चीथड़े कर दिए, जिससे वो प्रेस्ली भी मारा गया। घर में मौजूद जेना, किमिको और एडगर तीनों ही प्रेस्ली की दर्द से भरी हुई चीखें सुन पा रहे थे। उनके दिल में मॉन्स्टर के खिलाफ और भी ज्यादा डर पैदा हो गया। लेकिन एडगर बोलते हैं, हम अब मॉन्स्टर की नजरों में आ चुके हैं, इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें रात को सोना नहीं है। उम्मीद है सुबह 12 बजे मदद आ जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गुफा का सीन, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रेस्ली ही बेलों के अंदर बंधा हुआ एक जगह पर पड़ा था। वो गुफा मॉन्स्टर की ही गुफा थी। प्रेस्ली ने जब अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे कई लोगों के कटे हुए सर दिखाई दिए। जल्द ही प्रेस्ली की नजर वहाँ पर खड़े मॉन्स्टर पर भी पड़ जाती है, लेकिन मॉन्स्टर खड़े खड़े ही सो रहा था। जब प्रेस्ली को इस बात का अंदाजा हुआ तो उसने भी चुपचाप सोने की एक्टिंग की और इसी तरह सुबह हो गई। सुबह होते ही एडगर, किमिको और जेना के पास जो कुछ भी सामान बचा था वो उसे डिवाइड करते हैं और पूरी तरह रेडी होकर मॉन्स्टर का शिकार करने निकल गए। वो जिस जगह पर इस आइलैंड में पहली बार आए थे, उनका मिशन था कि दोपहर 12 बजे से पहले वो वहीं पर जाएं। लेकिन 12 बजने में अभी बहुत टाइम बाकी था, इसीलिए एडगर और जेना दोनों एक साथ होकर जंगल में उस मॉन्स्टर के शिकार को निकल जाते हैं और यहाँ किमिको उनसे अलग होकर दूसरी ओर चली गई। क्योंकि वो पेशे से शिकारी थे, इसीलिए वो किसी भी मॉन्स्टर से डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। जब जेना और एडगर जंगल के काफी गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे, तभी उन्हें अपने रेडियो पर प्रेस्ली की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने प्रेस्ली को बोला, तुम जहाँ कहीं भी हो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। प्रेस्ली कहता है, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे नहीं लगता कि मैं 6 घंटे भी जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। यहाँ हमने देखा जेना को, जो एडगर से जरा दूर वॉशरूम के लिए आई थी, लेकिन तभी उसे कर्नल की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। हमने देखा कि पास ही मौजूद वो मॉन्स्टर भी जेना को देख रहा था, लेकिन फिलहाल वो जेना को कुछ नहीं कहता। इधर
पर हम देखते हैं किमिको को, जो जंगल में यहाँ वहाँ घूमने के बाद एक मर्तबा फिर से घर आ चुकी है। लेकिन उसे घर आने के बाद पता चला कि अंदर पहले से ही वो मॉन्स्टर आ चुका है। इसीलिए किमिको डर के मारे एक डोर के पीछे छुप जाती है। वो मॉन्स्टर उसी रूम में आया और किमिको की चीजों को देखना शुरू कर देता है। किमिको भी डर के मारे जरा सा भी आवाज नहीं करती। यहाँ हम देखते हैं एडगर को, जिसने जेना से बोला जल्दी से मेरे पास आ जाओ, क्योंकि एडगर ने जेना के पीछे उस मॉन्स्टर को देख लिया था। जेना तुरंत ही वहाँ से भागने लगी और एडगर भी उस मॉन्स्टर पर स्नाइपर से निशाना ताने हुए बैठा था। एक टाइम ऐसा आता है जब जेना का पाँव एक लकड़ी के अंदर फंस गया और उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अगले ही पल मॉन्स्टर उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। वो जेना को बस मारने ही वाला था कि इतने में एडगर ने उसके सर पे शूट करके उसके सर को फाड़ डाला। यहाँ हम देखते हैं किमिको को, जो अब भी घर के अंदर मौजूद उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मॉन्स्टर को किसी तरह किमिको के होने का एहसास हो जाता है। इसीलिए किमिको मॉन्स्टर के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उसने मॉन्स्टर पर अटैक किया, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा मजबूत था। इसलिए किमिको उसे मारे बिना ही घर से बाहर आ गई। मॉन्स्टर ने अगले ही पल कुछ ही सेकंड में लकड़ी के दरवाजे को तोड़ा और किमिको का पीछा करते करते घर से बाहर आ गया। किमिको एक जगह छुप जाती है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को जंगल में से गोली चलने की आवाज आई, जिस गोली से एडगर ने दूसरे मॉन्स्टर का भेजा उड़ाया था। इसलिए वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और किमिको की जान बच गई। यहाँ हम देखते हैं एडगर को, जो फाइनली जेना के पास आ गया। लेकिन तभी वही मॉन्स्टर जो पहले किमिको के पीछे पड़ा हुआ था, वो एडगर पर अटैक कर देता है। तभी वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं किमिको को, जिसने फाइनली प्रेस्ली को गुफा के अंदर ढूंढ लिया था। वो प्रेस्ली को बचाने के लिए जैसे ही उसके पास आई, तो अगले ही पल वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसके हाथ में एडगर की मरी हुई बॉडी थी। किमिको ने अपने पास जो कुछ भी था वो उस मॉन्स्टर पर दे मारा, लेकिन जाहिर सी बात है इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए वो मॉन्स्टर किमिको को गले से पकड़कर उसका मुंह वहाँ पर मौजूद खून के अंदर डुबोने लगा। किमिको की जान बचाने के लिए प्रेस्ली ने अपने पास पड़ी हुई टॉर्च को उठाया और उसे चलाकर मॉन्स्टर के मुंह पे मारने लगा। मॉन्स्टर को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो प्रेस्ली के पास आकर उसके सामने ही उसका दिल बाहर निकाल लेता है और बेचारा प्रेस्ली तड़प तड़प कर मारा गया। वो दोबारा से किमिको के पास आया, लेकिन इस बार वहाँ पर जेना आ जाती है। जेना ने तुरंत ही उस मॉन्स्टर को एक जंजीर से बांधकर एक जगह जकड़ लिया और किमिको उस गुफा को आग लगाने लगी। किमिको और जेना बहुत ज्यादा खुश हुए कि अब ये मॉन्स्टर यहीं पर जलकर मारा जाएगा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पीछे मुड़ा और अपने हाथ से वार करके जेना के मुंह को काट डालता है और बेचारी जेना मौके पर ही मारी गई। किमिको जेना की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा रोई, लेकिन साथ ही साथ उस गुफा में आग भी लग चुकी थी। जैसे कि वो मॉन्स्टर अब जंजीर से जकड़ा हुआ था, इसलिए किमिको वक्त रहते उस गुफा से बाहर आ जाती है और वो गुफा मॉन्स्टर के साथ ही जलकर राख हो गई। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।